गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सबको भारत की आज़ादी की, स्वतंत्रता की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारत को आज़ाद हुए 73 वर्ष हो गए। समझिए, एक पूरा युग गुजर गया है और एक नया युग शुरू होने जा रहा है। आप अगर किसी भी विश्व के किसी भी व्यक्ति से पूछें कि तुम्हारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो वो कहेगा आज़ादी। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको करोड़ों रुपए देता हूं, मैं आपको सोने का महल देता हूं, पर बदले में आपकी आज़ादी छीन लेता हूं, तो शायद आप तैयार ना हो। फ्रीडम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ ह्यूमन बीइंग। भारत की आज़ादी की कहानी बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन आप किसी से भी पूछें तो वो ये कहेगा कि भारत की आज़ादी महात्मा गांधी के नॉन वायलेंट मूवमेंट के कारण मिली, और जिसमें क्विट इंडिया मूवमेंट या डिसोबीडियंस मूवमेंट समझ लीजिए, उसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट बाध्य हो गई थी भारत को छोड़ने के लिए। ऐसा ही जानते हैं ना आप भी। पर क्या यह सत्य है? अगर मैं आपसे कहूं यह पूर्ण सत्य नहीं है, बल्कि अर्ध सत्य है, या कहा जाए तो यह एक तरह का कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है, तो आप क्या कहेंगे? आपको लगेगा जैसे मैं एक कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सा बना रहा हूं, क्योंकि जो चीज़ हम बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, बड़े बूढ़ों से सुनी है, किताबों में पढ़ी है, भाषणों में सुनी है, फिल्मों में देखी है, उसको कोई ये बोल के ध्वस्त कर दे कि ये असली कारण नहीं था, असली कारण कुछ और था, तो मन परेशान हो जाता है और मानने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, और इसीलिए मैं चाहता हूं आज आपके साथ अपनी आज़ादी की जो कहानी है उसका पूर्ण सत्य आपको बताया जाए। दोस्तों, 26 दिसंबर 1965 की शाम को भारत के एक महान कलाकार श्री उत्पल दत्त, जिनने 200 से भी ज़्यादा फिल्में देखी हैं और कुछ ने तो आपको इतना हंसाया होगा जैसे गोलमाल, तो 26 दिसंबर 1965 को उनको वेस्ट बंगाल की कांग्रेस सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। क्यों किया था गिरफ्तार? गिरफ्तार इसलिए किया था कि उन्होंने एक किल्लोल नाम का प्ले किया था, ड्रामा। तो ऐसा क्या था उस ड्रामा में जो कांग्रेस सरकार चाहती नहीं थी कि लोगों को पता चले? एक्चुअली ये ड्रामा आधारित था भारत की आजादी के असली कारण पे। जी हां दोस्तों, 1946 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिश सरकार की माली हालत बहुत खराब हो गई थी। और ब्रिटिश सरकार की क्यों, डच गवर्नमेंट की भी, फ्रेंच गवर्नमेंट की, जो हमारे यहाँ छोटे छोटे कॉलोनीज पे रूल करते थे, उनके पास ज़्यादा पैसे बचे नहीं थे। और उसी वक्त भारत के लगभग 2-2.5 लाख सैनिक वर्ल्ड वॉर में लड़ाई लड़के युद्ध में तप के भारत वापस आए थे, और वहां सिर्फ भारत में 40,000 ब्रिटिश सोल्जर्स थे। अब सोचिए, ऐसे में अगर 2.5 लाख भारतीय आजादी के से प्रेरित होकर, सुभाष चंद्र बोस के आजादी के नारे से प्रेरित होकर अगर बगावत पे उतर आए, तो ये 40,000 लोग उनको रोक नहीं सकते थे। खास तौर पे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वे और सोल्जर्स वहां से शिप में भेज सकें। और ऐसे में वही हुआ जिसका ब्रिटिश गवर्नमेंट को डर था। जी हां, बाहर रॉयल एयरफोर्स ने एक म्यूटिनी की शुरुआत की, जो इतनी बढ़ी कि रॉयल नेवी में म्यूटिनी हो गई, और वो इतनी फैली कि भारतीय पुलिस, आईसीएस सर्विस में शामिल लोग भी उसमें जुड़ते गए, और भारत में बंबई जैसे शहरों में लोग सड़क पे उतर आए और ब्रिटिश लोगों को जबरदस्ती जय हिंद के नारे और भारतीय शिप्स के ऊपर भारतीय तिरंगा फहराने लगा, और ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने पड़े। लेकिन मैं इस कहानी को आपको डिटेल में अभी बताऊंगा, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कहती है।
हमारे प्रधानमंत्रियों ने, नेताओं ने आपको जो भी कहानी सुनाई हो किसी भी कारणवश, लेकिन वो सरकार जिसने भारत को छोड़ा, 200 वर्ष के संघर्ष के बाद उनके प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? दोस्तों, वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जस्टिस पीबी चक्रवर्ती, जो कि उस वक्त वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी थे। ऐसे में सर लॉर्ड क्लीमेंट एटली, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने भारत की आज़ादी का डिक्लेरेशन साइन किया था, वो जब वहाँ आए हुए थे तो उनके बीच में जो वार्तालाप हुआ, इसको पीबी चक्रवर्ती जी ने एक लेटर लिख कर रिकॉर्ड किया है, जो श्री महान हिस्टोरियन आरसी मजूमदार की बुक में भी लिखा हुआ है और दुनिया के तमाम हिस्टोरियंस ने इसको रिकॉर्ड किया है। मैं आपको बताता हूं पीबी चक्रवर्ती का क्या वार्तालाप था, क्या डायलॉग था ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के साथ। जब उन्होंने लॉर्ड क्लीमेंट एटली से पूछा व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ गांधीज इन्फ्लुएंस, एक्सटेंट मतलब किस हद तक गांधी जी का इन्फ्लुएंस था अपॉन द ब्रिटिश डिसीजन टू क्विट इंडिया, मतलब किस हद तक गांधी जी के इन्फ्लुएंस से ब्रिटेन ने भारत को छोड़ा। इसके जवाब में मुस्कराते हुए प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने कहा MINIMAL, मतलब मिनिमल, मतलब बहुत कम, लगभग ना के बराबर। इसके बाद चक्रवर्ती जी ने उनसे फिर पूछा, he said, so then why did you had to leave if the Quit India movement of 1942 had subsided and nothing major happened in the mainstream politics? Then why did the British have to leave so suddenly in 1947? इसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर एटली ने कहा, erosion of loyalty to the British crown among the Indian army and navy personnel, especially the sepoys, as a result of the military activities of नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, ये था असली कारण जिसको खुद ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बयान करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर जो मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स में भारतीय सोल्जर्स थे, उन लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को मानने से मना कर दिया था और जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए असंभव हो गया था भारत पर रूल करना, इसलिए उनको यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा। अफसोस की बात यह है कि ये सत्य भारत के इतिहासकारों ने, कांग्रेस की सत्ता, कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर्स, कांग्रेस की लीडरशिप के आगे घुटने टेक दिए और वही लिखा जो कांग्रेस पार्टी चाहती थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरे विश्व में ये लोगों को मनवाना चाहती थी कि भारत नॉन वायलेंस और क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी के नेतृत्व में इस कारण से आज़ाद हुआ, जबकि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, बल्कि कहा जाए अगर ये सत्य माना जाए तो ये एक झूठ है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि पूर्ण सत्य क्या है, क्या थी रॉयल नेवल म्यूटिनी और किस तरह से भारत के सोल्जर्स ने, सिपाहीज ने अपनी बहादुरी से श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर भारत की आज़ादी के लिए एक वीरता की कहानी हमारे लिए अमर कर दी। आइए सुनते हैं। मैं इसके पहले आपको रॉयल नेवल म्यूटनी के बारे में बताऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं भारत के महान इतिहासकार श्री रमेश चंद्र मजूमदार, आरसी मजूमदार ने अपनी किताब में भारत की आज़ादी का असली कारण क्या था उसको कैसे लिखा है। और ये आपके लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि आपके बच्चों को और आने वाली जनरेशन को जानना ज़रूरी है। श्री आरसी मजूमदार ने लिखा है, देयर इज़ हाउएवर नो बेसिस फॉर द क्लेम दैट द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट directly led to independence. The campaigns of Gandhi came to an ignoble end about 14 years before India achieved independence. During the First World War, the Indian revolutionaries sought to take advantage of German help in the shape of war materials to free the country by armed revolt. But the attempt did not succeed.
During the Second World War, Subhash Chandra Bose followed the same method and created the INA. The battles for India's freedom were also being fought against Britain, though indirectly by Hitler in Europe and Japan in Asia. None of these scored direct success, but few would deny that it was the cumulative effect that brought freedom to India. In particular, the revelations made by the INA trial, मैं आपको अभी INA trial के बारे में बहुत जल्दी बताऊंगा, and the reaction it produced in India made it quite plain to the British, already exhausted by the war, that they could no longer depend upon the loyalty of the sepoys, मतलब सिपाही जिसको हम बोलते हैं, low ranking Indian soldiers under British command, for maintaining their authority in India. मैं फिर से आपको बताता हूँ, that British, already exhausted by the war, could no longer depend upon the loyalty of the sepoys, Indian sepoys, for maintaining their authority in India. This had probably the greatest influence upon their final decision to quit India. Without loyal sepoys, it was quite impossible for British to rule in India because it could not have brought enough Englishmen to India to quell any nationalist movement. इक्कीस और 23 नवंबर 1945 को कोलकाता में सारे युवा लोग, तमाम एक्टिविस्ट और जैसे पूरा का पूरा जो है शहर उमड़ के ब्रिटेन के विद्रोह में खड़ा हो गया. इसमें कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग और आईएनए के लोग भी इन्वॉल्व थे. गोलियां चली, 200 लोगों को गोलियां लगी, जिनमें से 33 लोग मर गए. लेकिन ब्रिटेन गवर्नमेंट ने सिर्फ आईएनए के लोगों को गिरफ्तार किया और इनमें से एक अब्दुल रशीद खान के ऊपर केस चला के 7 साल की सजा दी, जिससे लोग बहुत भड़क उठे इस पक्षपात के कारण, जबकि इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लोग भी इन्वॉल्व थे, कम्युनिस्ट लोग भी इन्वॉल्व थे. तो अब्दुल रशीद खान को जो 7 साल की सजा मिली, इसको लेके फिर एक बार कोलकाता में और पूरे देश में लोग उमड़ के बाहर आ गए. फिर से गोलियां चली, 400 लोगों को गोलियां लगीं और 100 लोग मारे गए. इसी के साथ 1945 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्लेन क्रैश की खबर आई थी और ऐसा माना जा रहा था कि शायद वो जिंदा हैं या नहीं हैं, इस पर डिबेट चल रही थी. एक तरफ कांग्रेस ये प्रचार कर रही थी और ब्रिटेन गवर्नमेंट की वो मर चुके हैं, लेकिन भारत के लोगों का विश्वास था कि शायद वो जिंदा हैं. और इसके बाद ब्रिटेन गवर्नमेंट ने आईएनए के 3 लोगों के ऊपर केस किया, जिसका कि ओपन रेड फोर्ट में, दिल्ली में जो लाल किला है, वहाँ पे इनके ऊपर केस चला, कोर्ट मार्शल का केस चला. और ये 3 लोग थे, कर्नल प्रेम सिंह, जनरल शहनवाज खान और कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो. और इससे लेके पूरे राष्ट्र में एक बहुत रोष, बहुत एक असंतोष की भावना फैली और ये धीरे धीरे असंतोष जो था रॉयल नेवी में पहुंचा. लेकिन इसी वक्त में गांधी जी, मौलाना और जिन्ना तीनों आपस में इस बात की तैयारी कर रहे थे कि अगर नेताजी बोस कहीं गलती से भारत वापस लौट के आ जाएं तो किस तरह उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाए. आप देखिए, ये 1940 और 50 के बीच की न्यूज़पेपर कटिंग है जो ऑथेंटिक सोर्स की है. आप खुद मेरी स्क्रीन पे देखिए. और तो और मैं इसके सपोर्ट में आपको एक बात बताना चाहता हूं. सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक डिबेट चल रही थी ऑन द मोशन टू ग्रांट इंडियन इंडिपेंडेंस इन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, तो उसमें उन्होंने क्या कहा था. उन्होंने कहा था, द इंडियन आर्मी इन इंडिया इज नॉट ओबेइंग द ब्रिटिश ऑफिसर्स. वी हैव रिक्रूटेड आवर वर्कर्स फॉर द वॉर. They have been demobilized after the war. They are required to repair the factories damaged by Hitler's bombers. Moreover, they want to join their kith and kin. After 5.5 years of separation, their kith and kin also want to join them. In these conditions,
If we have to rule India for a long time, we have to keep a permanent British army for a long time in a vast country of 400 millions, and we do not have such army. तो एक तरफ ब्रिटेन के पास ना तो पैसा था भारत को चलाने के लिए, ना ब्रिटेन के पास वर्ल्ड वॉर के पास आर्मी थी जो कि भारत में आर्मी और नेवी और एयरफोर्स में बढ़ता हुआ असंतोष था उसको दबा सके, और ना ही ये बढ़ता हुआ आईएनए और सुभाष चंद्र बोस के सपोर्ट में जो एक पूरा का पूरा उन्माद था उसको कंट्रोल कर सके। ऐसे वक्त में 1946 में फरवरी में एक ऐसी चीज हुई मुंबई में रॉयल नेवी में जिसके बाद ब्रिटेन के लिए भारत में बिल्कुल रुकना संभव नहीं था। तो आइए क्रमशः देखते हैं क्या हुआ था उस रॉयल म्यूटिनी में। मैं आपको बताता हूं, देखिए ब्रिटेन ने 1946 में जॉर्डन को भी आज़ाद किया, 1947 में पैलेस्टाइन को आज़ाद किया, 48 में श्रीलंका और म्यांमार को आज़ाद किया, 52 में इजिप्ट को, 57 में मलेशिया को, और तो और फ्रांस की भी इतनी माली हालत ख़राब थी कि उन्होंने 1949 में लाओस को, 53 में कंबोडिया को, 1954 में वियतनाम को आज़ाद किया। नीदरलैंड, जिसको हॉलैंड के नाम से जानते थे, उसकी भी हालत लड़ाई में लड़के वर्ल्ड विश्व युद्ध में इतनी खस्ता हो गई थी कि डच ईस्ट इंडीज़, इंडोनेशिया, ये सब उनने 1949 में इनको आज़ाद किया। तो एक तरफ उनकी माली हालत खराब थी, दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस और आईएनए, गांधी जी और बोस के बीच में एक तकरार, एक तरह का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, और जिसको गांधी जी नहीं चाहते थे कि बोस जो है उभर के सामने आए। एक्चुअली बोस कभी भी गांधी जी की जो फ्रीडम की स्ट्रेटजी है उससे कभी उनने अग्री नहीं किया। बोस की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की खुद की किताब द इंडियन स्ट्रगल में, जो कि उनकी जब पहली मीटिंग गांधी के साथ हुई थी 1921 में, उसके बारे में जो उन्होंने लिखा है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। आई बिगेन टू हीप क्वेश्चन अपॉन क्वेश्चन, द रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सेटिस्फाइड मी। ये गांधी जी से जो बात कर रहे हैं उसके बारे में कह रहे हैं। हिज रिप्लाई टू द सेकेंड क्वेश्चन वॉज डिसअपॉइंटिंग एंड हिज रिप्लाई टू द थर्ड क्वेश्चन वॉज नो बेटर। माई रीजन टोल्ड मी क्लियरली that there was a deplorable lack of clarity in the plan which the Mahatma had formulated, and that he himself had no clear idea of the successive stages of the campaign which would bring India to her cherished goal of freedom. दोस्तों, आप सब जानते होंगे सन 1938 में, 1938 में सुभाष चंद्र बोस भारतीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, और तब उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करवाया था कांग्रेस में, विच वॉज अबाउट द डिसओबीडियंस मूवमेंट, मतलब सत्याग्रह। और उनने ये कहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ के जाने के लिए हमको एक अल्टीमेटम देना चाहिए, और ये डू और डाई रेजोल्यूशन था। और इससे इतना उत्साह बढ़ा कि एक बार फिर बोस ने अगले साल कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप के लिए खड़े होने का निश्चय किया, जिसको लेके गांधी जी तैयार नहीं हुए। ये अलग बात है, गांधी जी ने ये बोला कि 2 बार एक प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए, जबकि ये बात अलग है कि इमीडिएटली उसके पहले श्री जवाहरलाल नेहरू 2 टर्म्स कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके थे। बोस के अगेंस्ट सीतारामैया जी को खड़ा किया गया, और गांधी जी सीतारामैया जी को सपोर्ट करने लगे। लेकिन बोस के इस डिसओबीडियंस मूवमेंट को लेके इतना उनको सपोर्ट मिला कि वो फिर से जीत गए। जब वो जीत गए और सीतारामैया हार गए, तो गांधी जी ने पब्लिकली बोला कि सीतारामैया की हार मेरी हार है। और उन्होंने एक इस तरह की राजनीति खेली और इस तरह से एग्जीक्यूटिव कमेटी को ब्लैकमेल किया इमोशनली, ये कोट अनकोट आपको बता रहा हूं, इमोशनली ब्लैकमेल किया, कि अंततः सुभाष चंद्र बोस को अपने पद से रिजाइन करना पड़ा। इसके बारे में महान दार्शनिक, इस शताब्दी के मेरे ख्याल से भारत के सबसे बड़े दार्शनिक, चिंतक, महान योगी और फ्रीडम फाइटर श्री औरोबिंदो घोष जी ने लिखा है। ही सेड द कांग्रेस एट द प्रेजेंट स्टेज
What is it but a fascist organization? Gandhi is the dictator like Stalin. I won't say like Hitler. What Gandhi says, they accept, and even the working committee follows him. Then it goes to the All India Congress Committee, which adopts it, and then the Congress. There is no opportunity for any difference of opinion except for socialists who are allowed to differ provided they don't seriously differ. Whatever resolutions they pass are obligatory on all the provinces, whether the resolutions suit the provinces or not. There is no room for any other independent opinion. Everything is fixed up before, and the people are only allowed to talk over it like Stalin's parliament. Like Stalin's parliament. ये कांग्रेस की एग्जेक्टिव कमेटी की दशा श्री औरोबिंदो घोष जैसे महान व्यक्ति बताते हैं। सत्य और श्री औरोबिंदो शायद दोनों का अर्थ एक ही है। इसके बाद 1942 में गांधी जी ने एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया, डू और डाई, जबकि ये वही मूवमेंट था जो सुभाष चंद्र बोस ने सन 1938 में कांग्रेस की एग्जेक्टिव कमेटी में प्रपोज किया था। लेकिन उनके विजन को, उनकी स्ट्रेटजी को, उनके रेजोल्यूशन को गांधी जी के नाम के अंदर 1942 में चलाया गया, और ऐसा सारी दुनिया में एक हिस्ट्री क्रिएट की गई कि आज़ादी का जो मूवमेंट है वो महात्मा गांधी के कारण हुआ, जबकि इसके आर्किटेक्ट सुभाष चंद्र बोस थे। तो क्या है ये 1946 की नेवल म्यूटिनी, कैसे शुरू हुई और इसमें क्या क्या हुआ, मैं आपको अब डिटेल में बताता हूं। बात जनवरी 1946 की है। रॉयल एयरफोर्स, उसमें एक म्यूटनी हुई जिसके बारे में उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड वॉवेल ने बोला है, द एक्शंस ऑफ द ब्रिटिश एयरमैन हैड इन्फ्लुएंस्ड बोथ द रॉयल इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल इंडियन नेवल म्यूटनीज. He said, I am afraid that the example of the Royal Air Force who got away with what was really a mutiny has some responsibility for the present situation. इसी वक्त में खबरें आईएनए का जो लोगों का ट्रायल हुआ था रेड फोर्ट में, वो पूरे देश में फैल गया था और उसको लेके काफ़ी विद्रोह और असंतोष था। इसके अलावा सीज ऑफ इम्फाल और बर्मा में जिस शौर्य और जिस वीरता के साथ आईएनए के सोल्जर्स ने लड़ाई लड़ी थी, उसको लेके भी लोगों में काफ़ी एक उत्साह और उन्माद सा था। 16 जनवरी 1946 को शाम के 4 बजे 67 सेलर्स जो वेरियस ब्रांचेस के थे, ये लोग फोर्ट बंबई में कासल बैरक में पहुंचे और यहाँ पे HMIS अकबर में इन लोगों ने अपने सीनियर्स लोगों से शिकायत की किस तरह से इन लोगों को खाना जो है कैंटीन में बहुत ही ज़्यादा ख़राब मिल रहा है और इनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। और ये सत्य था, क्योंकि ब्रिटेन की हालत इतनी ज़्यादा इकोनॉमिकली ख़राब थी कि वो लोगों को ढंग का खाना तक नहीं दे पा रहे थे। इसको लेके काफ़ी असंतोष था और ये लोग सुभाष चंद्र बोस और आईएनए से काफ़ी प्रेरित भी थे और इन लोगों ने संकल्प ले लिया था कि अब इधर या उधर। इनकी बात जब नहीं मानी गई, जब इनको कोई तवज्जो नहीं दी गई, तब इन लोगों ने एक विद्रोह शुरू किया 18 फरवरी को। 18 फरवरी 1946 को विद्रोह म्यूटिनी शुरू हुई और 19 की तारीख को एक नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें प्रेसिडेंट बनाया गया सिग्नलमैन MS खान को और वाइस प्रेसिडेंट बने टेलीग्राफिस्ट मदन सिंह जी। इन दोनों लोगों के नेतृत्व में चालू हुई द रॉयल नेवल म्यूटिनी। यह आग ऐसी भड़की कि देखते देखते ये एक तरफ वैजाग, कोचीन और कराची के एयरपोर्ट्स तक पहुंच गई। इसके बारे में ब्रिटेन के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में लिखा गया है दैट इन कराची रिवोल्ट ब्रोक आउट ऑन बोर्ड द रॉयल इंडियन नेवी शिप HMIS हिंदुस्तान ऑफ मनोरा आइलैंड एंड स्लोली it reached HMIS बहादुर.
ये इतनी ज़्यादा रॉयल म्यूटनी फैली कि धीरे धीरे हज़ारों से ज़्यादा जो सेलर्स थे वो बम्बई में फ्लोरा फाउंटेन में फैल गए, और जो पोस्टमैन जो मेल लेके जाते थे रॉयल मेल, उनने उन लोगों की उनको रोका, उनकी मेल लूटी और जला दी। इसके अलावा उन लोगों ने, जो ब्रिटिश लोग थे, उन लोगों को गाड़ियों से पकड़ पकड़ के उतारा, उनसे जय हिंद के नारे लगवाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, ताजमहल होटल, यॉट क्लब जो बम्बई में काफ़ी फेमस जगह है और जो अब डीएन रोड के नाम से जानी जाती है, जिसका नाम पहले हॉर्नबाई रोड था, इन सब जगहों में सैनिक अपनी अपनी बंदूकें लेकर तैनात हो गए एक विद्रोह म्यूटिनी के चलते। इन लोगों ने बलाई चंद दत्ता, जिसको कि पहले रॉयल नेवी ने गिरफ्तार कर लिया था, उनको आज़ाद भी करवा दिया। और बुचर आइलैंड में, जहाँ पे मुंबई बॉम्बे प्रेसिडेंसी जब होती थी, उसमें जो बुचर आइलैंड था, जहाँ पे कि ब्रिटिश नेवी का सारा एम्यूनिशन स्टोर था, उसको भी अपने कब्जे में कर लिया। इससे प्रेरित होके रॉयल एयरफोर्स में जो हमारे सैनिक थे, करीब 1000 लोग अपने अपने प्लेन लेके उड़े, और एक तरह से देखा जाए तो उनने भी पूरा विद्रोह खड़ा कर दिया। ब्रिटेन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसा लगने लगा था कि ब्रिटिश आर्मी जो है, नेवी जो है, एयरफोर्स जो है, उसने अपने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि ये म्यूटिनी अब एयरफोर्स और इंडियन आर्मी में भी फैल चुकी थी। इसके चलते ब्रिटेन को श्रीलंका से जो उनके कैनेडियन और ऑस्ट्रेलियन डिस्ट्रॉयर्स थे वो बुलाने पड़े, और ये गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में तैनात किए गए। उधर कराची में डिस्ट्रॉयर्स ने हमला बोला, HMIS हिंदुस्तान के ऊपर रात भर गोलीबारी चलती रही, हमारे जवानों ने डट के मुकाबला किया, 7 मारे गए, 1 ऑफिसर भी मारा गया। लेकिन जब जीत, भारत की आज़ादी, देखिए ऐसा माना जाता है कि अगर जब दो देशों के बीच में एक युद्ध चल रहा है और दूसरे देश की जो आर्मी और नेवी एयरफोर्स अगर घुटने टेक दे तो जीत दूसरे देश की होती है। यहाँ पे भारत को जीत पूरी तरह से मिल गई थी, लेकिन ऐसे में महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने बोला ये जो म्यूटनी है, जो भारत के सिपाही ब्रिटेन के अगेंस्ट कर रहे हैं, ये सही नहीं है, ये गलत है। His statement on 3rd March 1946 criticized the strikers for revolting without the call of a prepared revolutionary party and without the guidance and intervention of political leaders of their choice. He further criticized the local Indian National Congress leader Aruna Asaf Ali, who was one of the few prominent political leaders of the time to offer support for the mutineers, stating that she would rather unite Hindus and Muslims on the barricades than on the constitutional front. इसके बारे में historians लिखते हैं that Gandhi's criticism also belies the submission to the looming reality of partition of India, having stated if the union at the barricade is honest, then there must be union also at the constitutional front. इसका विद्रोह मुस्लिम लीग के जिन्ना ने भी किया। इसका विद्रोह कांग्रेस के लगभग हर नेता ने किया। क्यों किया, ये अपने आप में एक रहस्य है, लेकिन इस म्यूटिनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस हद पे लाके खड़ा कर दिया कि उसके बाद उनको लगा अब हम भारत के ऊपर और ज़्यादा रूल नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस ने एक इस तरह की प्रोपेगेंडा किया कि ये जो आज़ादी मिली है इसमें सुभाष चंद्र बोस का कोई रोल नहीं था। म्यूटिनी, ये रॉयल नेवल म्यूटिनी की बात तो कोई जानता तक नहीं है, क्योंकि किसी को ये इतिहास में पढ़ाया ही नहीं जाता। इसके बारे में कोई मीडिया लिखता ही नहीं, इसके बारे में कोई इंटेलेक्चुअल बात करता ही नहीं। और ये भी सही है कि उस वक्त अकेली एक जो पार्टी थी जिसने इनको सपोर्ट किया वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसके बाद कांग्रेसी, एक लॉयल कांग्रेसी अरुणा आसफ अली, जिनको गांधी जी ने कंडेम किया था, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी 1950 के लगभग, और उन्होंने जाके कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली। दोस्तों, ये जो म्यूटिनी थी ये सिर्फ भारत को आज़ादी ही नहीं दिला रही थी, बल्कि चूंकि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सब एक जोश और एकता के साथ इन्वॉल्व थे, विद्वानों का ऐसा मानना है कि ये भारत के पार्टीशन को भी रोक सकती थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
क्योंकि जो लीडरशिप थी, जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, वो इनके अगेंस्ट थी। पॉलिटिकल लीडरशिप मतलब महात्मा गांधी। आज कई वर्षों के बाद इसको पूरी तरह से इज्जत दी गई और जो रॉयल इंडियन नेवल रिवोल्ट था, इसको नेवल अपराइजिंग का नाम दिया गया और इसके ऑनर में मुंबई में ताज वेलिंगटन के सामने स्टैचूज बनाई गई, एक म्यूजियम बनाया गया जो आप स्क्रीन पे इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, और मदन सिंह और बीसी दत्त, इनके नाम से इंडियन नेवी में 2 शिप भी इंट्रोड्यूस की गई। मैं आपको अंत में 2 चीज़ें पढ़ के बताता हूँ। जो वीकली इंटेलिजेंस समरी 25 मार्च 1946 को जो ब्रिटेन गवर्नमेंट बनाती थी, उसमें उनने एडमिट किया दैट द इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स यूनिट्स वर नो लॉन्गर ट्रस्टवर्दी, and for the army only day-to-day estimates of steadiness could be made. The situation had thus been deemed the point of no return. इसका मतलब यह है कि ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से हार मान चुकी थी। 1967 में 1967 में during a seminar discussion marking the 20th anniversary of independence, it was revealed by the British High Commissioner in India, जिनका नाम था जॉन फ्रीमैन, और उन्होंने कहा, quote unquote, that the mutiny of 1946 had raised the fear of another large-scale mutiny along the lines of the Indian Rebellion of 1857. From the 2.5 million Indian soldiers who had participated in the Second World War, the mutiny had accordingly been a large contributing factor to the British government deciding to leave India. He said, John Freeman, High Commissioner of Britain in India, that the British were petrified of a repeat of the 1857 mutiny. Since this time they feared they would be slaughtered to the last man. गांधी, नेहरू, जिन्ना, मौलाना, इन लोगों ने हमारे ये जो असली स्वतंत्रता सेनानी थे, इन लोगों को पूरी तरह से अबेंडन कर दिया था और उनकी मदद करने के लिए उनने कुछ कहा भी नहीं। मैं आपको जेम्स एल राज की किताब है मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उससे एक कोट पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। कोट अनकोट, these people, the so-called mainstream politicians, spearheaded by Gandhi, were interested in only their hold of their masses. To see themselves being upstaged by a bunch of young upstarts with romantic patriotism in their eyes was unnerving. Show of fake constitutional process and principles was a good way to brush them aside despite all they had been able to do. In midst of one of the most unprecedented religious tension in the subcontinent, this rebellion and its genesis was a godsend to reinforce religious and class harmony, which was forged instantly without any mechanization. Yet it was squandered, probably deliberately, by all those who promised us peace and harmony. कहते हैं इतिहास वो लोग लिखते हैं जो जीतते हैं जिनके पास सत्ता होती है। भारत का इतिहास वक्त वक्त पे गलत लिखा गया। यही कारण है आज भारत में भारत की नई जनरेशन को भारत की महानता, भारत के गौरव के बारे में कुछ नहीं पता। जिस पार्टी ने रूल किया, जिस राजा ने रूल किया, उसने अपने हिसाब से टेढ़ी मेढ़ी हिस्ट्री बता दी। आम आदमी को हर समय एक डिफीटिज्म के मोड में रखा, और यही कारण है आज़ादी के 70 साल बाद तक भारत के युवाओं को इस बात का गौरव भी नहीं था कि वो चाहें तो भारत की तकदीर और अपनी स्वयं की तकदीर बदल सकते हैं। दोस्तों, आज सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी का ज़माना है और जिस तरह से भारत का युवा भारत के इतिहास में इंटरेस्ट ले रहा है,
मुझे लगता है ये तथ्य शायद आपको जान के आपको समझ में आया होगा कि अब आपका क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है। आइए भारत की एक नई और करेक्ट हिस्ट्री लिखने की कोशिश करें और ना ही सिर्फ पुराने इतिहास को सुधारने की कोशिश करें, बल्कि आज ये 73वें भारत के स्वतंत्रता दिवस पे प्रण लें कि हम ऐसा एक भविष्य का निर्माण करें, एक ऐसे नए भारत का पुनर्निर्माण करें कि आने वाला इतिहास कई आने वाली जनरेशन्स को गौरवान्वित महसूस करे और वो लोग भारत को एक विश्व गुरु बनाने के लिए अपने तन मन धन से इस राष्ट्र, इस पावन भूमि की सेवा करें। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट एंड जय हिंद। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है, इसका सबूत यह है कि आप लोग जो मुझे प्यार और सपोर्ट देते हैं। मैं आपसे फिर से एक बार हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि इस कोरोना के कोविड के वक्त में बड़ा मुश्किल है इस तरह की चैरिटी सर्विस करना। लगातार आप तक सत्य, निडर होके, फियरलेसली सत्य और नई नॉलेज लेके आना। आप चाहें तो हमें रिसर्च के लेवल पे वॉलंटियर कर सकते हैं, जिस तरह से आज दृष्टिकोण.com ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च हमारे साथ आज के एपिसोड में किया है। आप चाहें तो हमारे वॉलंटियर बन सकते हैं आई एम बुद्धा के, और सबसे बड़ी आपकी हम पे कृपा होगी अगर आप हमको जो चाहें, जो आपकी श्रद्धा हो, फंड दे सकें, डोनेट कर सकें इस एड्रेस पे। मैं उम्मीद करता हूं हम सब भारत के पुनर्निर्माण में एक बार फिर कंधे से कंधा मिलाकर साथ में काम करेंगे एक दूसरे के सहयोग के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।